और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, आज अब हमारे नए चैप्टर नए यूनिट की शुरुआत करेंगे एंड विल स्टडी द चैप्टर 12 जिसका नाम है एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। और हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बिटवीन 1905 से 1909 के दरमियान की। हमने हमारे चैप्टर 11 में देखा कि कैसे फाइनली फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस रखी जाती है 1885 में और एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने आती है। हमने एक और कॉन्स्पिरेसी थियोरी जो कि सेफ्टी वॉल्व थियोरी थी उसके बारे में भी डिस्कशन किया। वी ट्राइड टू नो कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो मॉडरेट्स थे, हाउ दे यूज टू वर्क, उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एंड इवेंचुअली वी हैव आल्सो इवेलुएटेड देम कि उन्होंने कितना कुछ पाया अपने स्ट्रगल से अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द ब्रिटिश। साथ ही साथ उनकी क्या सोच थी विथ रिगार्ड टू द ब्रिटिश रूल ऑफ दैट टाइम और मासेस का सपोर्ट कितना मिला मॉडरेट्स को। बट आज हम हमारे चैप्टर 12 में देखेंगे मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में, हम देखेंगे स्वदेशी और बॉयकॉट के बारे में। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर टुडे। जैसा कि मैंने कहा, हम शुरू कर रहे हैं हमारा यूनिट 6 जिसका नाम है नेशनल मूवमेंट। और ये पूरा यूनिट जो है कवर करेगा 1905 से 1918 के बीच का समय। और हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है जो कि हम आज करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से 1909 के बीच का। वी वुड ऑल्सो सी लेटर ऑन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ेंगी और इवेंचुअली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में होगी और 1917 में ख़त्म होगी तो इस दरमियान भारत का क्या रिस्पॉन्स रहेगा और हमारे क्या डिमांड्स रहेंगे, हाउ वी वुड यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू गेट आवर थिंग्स दैट वी वांट। लेकिन आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 और पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रोथ हुई, बढ़ोतरी हुई मिलिटेंट नेशनलिज्म की भारत में। तो एक तरह के का रेडिकल ट्रेंड जो है भारत में और पॉलिटिक्स को लेकर, ये ट्रेंड जो है कोई नई बात नहीं थी। ये 1890 के दशक में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन 1905 का जो वक्त होगा वो एक फाइनल कॉन्क्रीट तौर पर शेप में आकर हमारे सामने आ जाएगा और इसकी वजह से एक रेवोल्यूशनरी विंग तैयार हो जाएगी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मिलिटेंट नेशनलिज्म की जरूरत पड़ी, क्यों हथियार उठाने पड़े हमें। हमारे मॉडरेट्स तो पी वी हैव स्टडीड अबाउट 3 P's, राइट, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्यों हमें मिलिटेंट होने की जरूरत पड़ी। ये जो नेशनलिस्ट होंगे ये समझ जाएंगे जो असली हाल है ब्रिटिश रूल का, ये उनका नेचर समझ जाएंगे, इन्हें समझ आ जाएगा कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं और उनके दौर को ख़त्म करने के लिए हमें कितने इंपॉर्टेंट और बिग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। वो समझेंगे कि जो ब्रिटिश है वो हमारी कोई भी डिमांड पर कान नहीं धर रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू एनी ऑफ आवर डिमांड्स। और अब हम पॉलिटिकली कॉन्शियस भी हो गए हैं, अब हमें चीज़ें बेहतर तौर पर समझ में आने लगी हैं और एक नई फीलिंग जो है भारत भर में डेवलप होगी और वो होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ही इंडिया को एक प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जा सकती है। क्योंकि हम जानते हैं जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर है वो तो एक एलियन रूल है, वो तो एक फॉरेन पावर है, तो दे कैन नॉट लीड अस टू एक ऐसे रास्ते पर जहाँ पे हमारी तरक्की हो। उसके लिए हमें हमारी खुद की इंडियन गवर्नमेंट की ज़रूरत है। ये जो है सेंटिमेंट लोगों में आ जाएगा। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक मिजरीज होंगी, जो बुरा हाल होगा हमारी इकोनॉमी का, ट्रेजर खाली हो जाएगा, हर चीज़ जो है यहाँ के पूरे पैसे रेमिटेंस के तौर पर इंग्लैंड जाएंगे, हर तरक्की उनके देश में होगी और भारत में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एग्रीकल्चर की रूइन कर दी जाएगी, हैंडीक्राफ्ट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा, कंप्लीट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और ये तो जब एक्सप्लॉयटेटिव जो उनका नेचर होगा, ये जो कैरेक्टर को जब मॉडरेट्स के जरिए और अर्ली नेशनलिस्ट के जरिए लोगों को दिखा दिया जाएगा तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। फिर उनकी जो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा विद रिगार्ड टू इंडियंस, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि जब बहुत ही बुरी तरीके का फेमाइन आया हुआ होगा, दैट मीन्स सूखा पड़ा होगा भारत में, जिसमें 90 लाख लोगों की जान चली जाएगी 1896 से 1900 के बीच में,
उसके बावजूद भी वो कोई ऐसा मेजर नहीं लेंगे ताकि भारत में कुछ बेहतरी हो, वो इससे इग्नोरेंस देंगे एंड दे वुड नॉट इवन केयर अबाउट इट। लोगों की जाने जाएंगी बट दे वुड नॉट बॉदर। उसके बाद हम देखते हैं बुबोनिक प्लेग जब फैलेगा उसके वजह से डेक्कन का लार्ज पार्ट जो है उससे अफेक्टेड होगा, जाने जाएंगी, राइट्स बढ़ेंगे, लेकिन अगेन जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, उस पर ध्यान नहीं देगी, जिसकी वजह से लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि इन ऑर्डर टू गेट एनीथिंग हमें हमारी खुद की गवर्नमेंट चाहिए, हमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहिए। दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर अस। और वो बहुत अवेयर हो चुके थे इस अंडरस्टैंडिंग के कि वी नीड आवर ओन। वो खुद को बहुत और राइट्स चाहते थे, और लेकिन उस वक्त ऐसा हो रहा था कि और राइट्स देने की बजाय जो ब्रिटिशर्स थे उनके एग्जिस्टिंग जो राइट्स थे वो भी उनसे छीने जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी गई हैं, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट जिसके बारे में हमने हमारे पिछली क्लास में बात करी। साथ ही साथ चाफेकर ब्रदर्स, नाटू ब्रदर्स को कैसे डिपोर्ट कर दिया गया विदाउट इवन उन्हें एक कोई भी ट्रायल दिए। हम देखते हैं कि कैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाकर सेडिशन के चार्जेस लगाकर बीजे तिलक और अदर जर्नलिस्ट को सेडिशन के चार्जेस में जेल में डाल दिया गया। देन हम देखेंगे कि आईपीसी के सेक्शन 124A और 156A जैसे बड़े ही एम्पलीफाइड प्रोविजंस कर दिए गए। देन हम देखते हैं कि जो हमारी कैलकाटा कॉरपोरेशन थी वहाँ पे जो इंडियन मेंबर्स थे उन्हें और कम कर दिया। एनीवेज जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत कम था, लेकिन ये और नंबर रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एक लगाया जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी प्रेस होगी, हमारी जो न्यूज़पेपर्स होंगे, उन पर इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, उनकी आज़ादी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा और अलग अलग चार्जेस लगाकर जर्नलिस्ट को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट भी पास किया जाएगा। अब इसके ज़रिए क्या होगा कि जो नाम की चंद यूनिवर्सिटीज़ भारत में थी उस वक्त, उन्हें भी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी। अब जब गवर्नमेंट उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेगी तो वहाँ पर वही पढ़ाया जाएगा, वही सिखाया जाएगा जो उनकी आइडियोलॉजी को सूट करेगा, क्योंकि उनके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ एट दैट टाइम जो है पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी बनाने की फैक्ट्री बन गई थी। दैट्स वाई दे वुड ट्राई के और लोग हमारे खिलाफ ना जाएं और रेवोल्यूशनरी पैदा ना हो, इसलिए वो यूनिवर्सिटीज़ पर भी अपना कंट्रोल बढ़ा देंगे। इन सब चीज़ों की वजह से हम देखेंगे कि वो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन को कम करने की कोशिश करेंगे आम जनता में, और वो टेक्निकल एजुकेशन उन्हें नहीं देना चाहेंगे। इन सभी रीजंस की वजह से हम देखते हैं कि राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलता है। हम देखेंगे कि भारत में खुद के देश के लिए जो एक कॉन्फिडेंस है और अपने लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो एक फेथ होगा, एक जज्बा होगा हमारे खुद के काम में। हमारे जो ग्रेट लीडर्स होंगे जैसे बीजे तिलक, औरबिंदो घोष या बिपिन चंद्र पाल, ये सब जो है नेशनलिस्ट से अर्ज करेंगे कि हमें अपने लोगों पर भरोसा रखना है, उनकी ताकत में यकीन रखना है, एंड वी कैन डू एनीथिंग वी वांट फॉर आवर नेशन। एक फीलिंग मासेस में डेवलप होने लगेगी कि हम इस कॉलोनियल गवर्नमेंट को हरा सकते हैं, हम इस काबिल हैं कि उन्हें अपने देश से निकालें, और इसके लिए बेशक हमें बहुत सेक्रीफाइसेस देने होंगे, लेकिन इसका जो नतीजा होगा बहुत अच्छा होगा, और वो होगा स्वतंत्रता, वो होगी आज़ादी। सो ये जो एक नया जज्बा, कॉन्फिडेंस जो लोगों में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लोगों को लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ऑफ कोर्स ग्रोथ ऑफ एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, वन हैंड जो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा और लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, हमारी जो आम जनता है वो चीज़ें समझने लगेगी, जानने लगेगी। न्यूज़पेपर्स भी बढ़ गए हैं, पब्लिकेशन ज़्यादा हो रहे हैं, सो दे आर रीडिंग ऑल्सो, वर्नाकुलर लैंग्वेज में है तो और ज़्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन एजुकेशन तो मिल रही है बट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट भी, यानी जॉब नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो अब जो ये एजुकेटेड लोग होंगे इनका अटेंशन आएगा गरीबी पर, इनका अटेंशन आएगा कि हमारा स्टेट, हमारी कंट्री कितनी अंडर डेवलप है, हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था का कितना बुरा हाल है इस कॉलोनियल रूल के अंदर। और ये जो डिसकंटेंट है, ये जो नाराजगी है, ये बढ़ते जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते एक रेडिकल नेशनलिज्म का रूप ले लेगा, क्योंकि दे वुड अंडरस्टैंड कि भारत में हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, हमें सिर्फ लूटा जा रहा है। एक बहुत
इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है, जो कि है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस का। हमने पहले भी बात की थी जब हम रिफॉर्म मूवमेंट की बात कर रहे थे कि कैसे भारत के बाहर होने वाली चीजें भी जो है अफेक्ट करेंगी भारत के हालात को। ऐसे ही अगर हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि एक बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस होगी जापान से। जापान भी एक एशियन मुल्क है, तो वो क्या होगा आफ्टर 1868 हम देखते हैं कि जापान जो है अपनी इंडस्ट्रियल पावर बहुत बढ़ा लेगा और उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी इजाफा होगा। और ये एक एशियन कंट्री है, जैसे भारत एक एशियन कंट्री है, और ये बिना किसी की मदद के ये सब करेगा। और इवेंचुअली हम देखेंगे आगे जाकर कि इटालियन आर्मी जो है उन्हें बहुत, यूरोपियंस है राइट, इटालियंस उन्हें बहुत बुरी तरीके से इथोपियंस हरा देंगे। फिर हम देखेंगे बोयर वॉर्स में यूरोपियन की हार। देन हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो है उन्हें जापान कितना कड़ा मुकाबला दे रहा है, एंड इवेंचुअली जापान कैसे रशिया को हरा देता है। सो इससे एक बात जो हमें समझ में आती है इन सभी इवेंट से, ये है कि यूरोपियन जो पावर है, जिन्हें हम समझते थे कि कोई हरा नहीं सकता, दे आर द इनविंसिबल, जिनकी हार पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गलत है, दे कैन बी डिफीटेड। और ये हमें इंस्पायर करेगा, हमारे मूवमेंट को इंस्पायर करेगा कि इफ दे कैन डू इट सो व्हाई नॉट अस। हम देखेंगे कि वी वुड गेट वेरी मच इंस्पायर्ड। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी चल रहे होंगे दुनिया भर में, जिसमें आयरलैंड, रशिया, इजिप्ट, टर्की, पर्शिया, इवन चाइना, यहाँ से हम रियलाइज करेंगे कि अगर हम सब एकजुट होकर सेक्रीफाइस देने को तैयार हैं, तो हम ताकतवर से ताकतवर माइटीएस्ट एम्पायर को भी क्रम्बल कर सकते हैं, उसे गिरा सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। जो ब्रिटिश अंपायर, कॉलोनियल अंपायर भारत में था, उसका एक इफेक्ट ये था कि भारत में वेस्टर्नाइजेशन बहुत बढ़ता जा रहा था, और जो हमारी नई लीडरशिप थी, हमारे जो न्यू लीडर्स थे, वो एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन, बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ थे। उन्होंने बताया कि जो कॉलोनियल डिजाइन है टू सबमर्ज द इंडियन नेशनल आइडेंटिटी, हमारी देश की जो पहचान है वो ब्रिटिश अंपायर एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन के जरिए खत्म कर रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल और मॉरल इंस्पिरेशन है हमारी नई लीडरशिप का, वो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेगा। और हमारे नेता जैसे कि स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब जो है इंस्पायर करेंगे हमारे नई यूथ को, हमारे नेशनलिस्ट को, और वो इतने आर्टिकुलेट आर्ग्यूमेंट्स देंगे, वो भारत की ऐसी तस्वीर पेश करेंगे जो कि हमें बताएगी हमारे पास्ट के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे ब्राइटर कलर्स के बारे में, जो हमें ब्रिटिश आइडियोलॉजीज हमें नहीं बता रहे थे, जो चीज़ें हमसे छुपाई जा रही थी, हमारी आइडियोलॉजी हमें वापस समझाई जाएगी। और इसकी वजह से हम जो मिथ, जो गलत फहमी हमारे जहनों में डाल दी गई थी कि वेस्टर्न सुपीरियोरिटी, दैट मीन्स वो हमसे बेहतर है, इसे हम समझ जाएंगे और हम समझेंगे कि इंडिया कितना रिच है, कितना हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन इज सो मच बेटर। और ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि दे आर नॉट सुपीरियर टू अस, जिसकी वजह से ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि हमारे जज्बात भी उमड़ेंगे टुवर्ड्स आवर नेशन, और हम हमारी मदर कंट्री के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक और मूवमेंट जो था, जो अगर हम मिलिटेंट नेशनलिस्ट की बात करें कि वो क्यों ग्रो किए, सो दे वर नॉट रियली वेरी मच हैप्पी विद द अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट्स। वो लोग डिससेटिस्फाइड थे, दे वर नॉट मच वेरी हैप्पी, उनकी आइडियोलॉजी से भी और मैथडोलॉजी से भी। सो जो यंगर एलिमेंट था हमारा कांग्रेस का, दे वर नॉट हैप्पी, ठीक है। दे वुड से कि फर्स्ट 15-20 ईयर्स में व्हाट दे हैव डन इट्स नॉट इनफ। वो लोग बहुत क्रिटिकल होंगे उनके मेथड्स की, और वो बात करेंगे कि ये वो वक्त नहीं है कि हम पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करें, हमारे 3 P's का यूज़ करें, प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट करें और वो लोग हमारी बातें मान जाएं। जो हमारा अलग नया तबका होगा, दे वुड से कि हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, हमें एजिटेशन मजबूत तौर पर करनी होगी, मासेस को जोड़ना होगा और उन्हें उखाड़ फेंकना होगा। लेट्स लर्न कुछ हमारे व्यूज जो थे लोगों के। फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद का कहना था कि सबसे बड़ा सिन, सबसे बड़ा गुनाह, पाप जो इस दुनिया में है वो है वीकनेस, और सारी वीकनेस में सबसे बड़ी वीकनेस जो है डेथ। दैट मीन अगर आप अपनी मौत से डर रहे हैं और कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, सेक्रीफाइस देने को तैयार नहीं है जस्ट कॉज के यू माइट बी डेड, ये सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ा सिन है।
द ग्रेट बीजे तिलक का कहना है कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं आज के, वो कल के लिए मॉडरेट्स हो जाएंगे, और जस्ट एज द मॉडरेट्स ऑफ टुडे, जो कि आज मॉडरेट है, वो पिछले दिनों में एक्सट्रीमिस्ट थे। बेसिकली यहाँ पर वो कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा, हम आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाते जाएं, क्योंकि जो आज के एक्सट्रीमिस्ट है वो कल के दौर में मॉडरेट्स माने जाएंगे, क्योंकि हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं, ब्रिटिश रूल जो है वो बुरे से बुरा होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में एक स्टेप आगे बढ़ते जाएं हर स्टेप के बाद। कराची क्रॉनिकल में लिख कर आता है 1905 में, वॉट वन एशियाटिक हैज डन, यहाँ पे वन एशियाटिक से हमारा मतलब है जापान से, जो जापान ने किया रशिया के साथ और उसे हराया, बेसिकली इंडिया भी वैसे ही हरा सकता है इंग्लैंड को। सो यहाँ पर एक नया जज्बा लोगों में डालने की कोशिश की जा रही थी कि लेट अस ड्राइव, चलो हम निकाल फेंकते हैं ब्रिटिशर्स को समंदर में, उस सी में, और हम ले लेते हैं अपनी जगह वापस ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड में, जहां पर आज जापान आ चुका है। सो बेसिकली जो एशियाटिक कंट्रीज में जो जापान करेगा रशिया के साथ, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे इंडियंस भी, और एक नया जज्बा दे देगा कि इफ वन एशियन कंट्री कैन डू दैट विद द यूरोपियन पावर, सो व्हाई नॉट अस। एक जो एस्पेक्ट होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज, जो कि भारत में बहुत बुरी तरीके से अप्लाई की जाएंगी, और उसका जो असर है उसके लिए बहुत बुरे रिएक्शन लोगों के सामने से भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन जो माइंड था वो बहुत नाराज था कर्जन से और उनकी पॉलिसीज से। उनका जो टेन्योर रहेगा वो 7 ईयर का रहेगा भारत में, विच वॉज फुल ऑफ मिशंस, कमीशंस एंड ओमिशंस। वो इतने बदलाव करेंगे, इतनी नई चीज़ें लाएंगे, पुरानी चीज़ें खत्म करेंगे, पीपल वुड नॉट बी हैप्पी विथ हिम एट ऑल। वो इंडिया को रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे एज अ नेशन, वो बहुत इंसल्ट करेंगे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स की, हमारे बुद्धिजीवी की, हमारे इंटेलिजेंसिया की, और वो डिस्क्राइब करेंगे हमारी एक्टिविटीज़ को एज लेटिंग ऑफ गैस। वो बहुत ही बुरे तरीके से डेरोगेटरी कमेंट्स करेंगे इंडिया के कैरेक्टर के बारे में। साथ ही साथ वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अपनाएंगे वो बहुत ही गलत होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाया जाएगा, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, या कैलकाटा कॉर्पोरेशन में जो सीट्स कम की जाएंगी, ये सब उनके ही वक्त में होगा, उनके ही जरिए होगा। और सबसे बड़ा काम जो उनके वक्त में होगा वो होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, और ये फाइनली वो चीज़ होगी जिसकी वजह से इंडियंस जो है कंप्लीटली उनके खिलाफ हो जाएंगे, और बहुत बड़ा उन्हें इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में स्पेसिफिकली हम आगे अभी जानेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ अ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में हम जानते हैं कि जब 20वीं सेंचुरी शुरू हुआ था, तभी से एक ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर्स ऐसा था जो कहते थे कि हमें मिलिटेंट अप्रोच लेना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल वर्क करने के लिए हमें हथियार उठाने चाहिए। इसमें जो स्पेसिफिकली लीडरशिप थी वो थी राजनारायण बोस की, अश्विनी कुमार दत्ता, औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये हम बंगाल की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो। और अगर हम बात करें विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, लाला लाजपत राय पंजाब में, और इन सब में सबसे आउटस्टैंडिंग लीडर जो उभरते हैं वो होंगे बाल गंगाधर तिलक, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करेंगे, और वो इस स्कूल ऑफ थॉट के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इनके बेसिकली टेनेट्स क्या थे, व्हाट दे बिलीव्ड इन, क्या ये मानते थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन रूल के खिलाफ हेट्रेड थी, और उन्हें पता था कि कोई होप नहीं है ब्रिटिश एम्पायर से, हमें जो भी करना है भारतीयों को खुद ही करना है। दे वुड टॉक अबाउट स्वराज, स्व मीन्स योर ओन, राज दैट मीन्स रूल, सो दे वुड टॉक अबाउट सेल्फ रूल, और यही उनका गोल होगा, यही उनका मकसद होगा। दे वुड टॉक अबाउट डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, दे वुड नॉट बिलीव के इनडायरेक्ट तरीके से काम किया जाए, वो लोग डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन पर ही बिलीव रखेंगे। उन्हें लोगों में यकीन होगा, कैपेसिटी ऑफ द मासेस, वो कहेंगे कि अगर पब्लिक हमारे साथ है, आम जनता हमारे साथ है, तो हम इसे आसानी से जीत सकते हैं। वो बात करेंगे कि ये इतना आसान नहीं है, हमें पर्सनल सेक्रीफाइसेस देने होंगे, और तभी एक सही देश प्रेमी बनकर निकलेगा जब आप सेक्रीफाइस करने को, बलिदान देने को तैयार हैं। तो
हम देखते हैं कि इसी सब चीज़ों के चलते एक नई लीडरशिप तैयार होगी जो बहुत ही ट्रेंड होगी, जो कि प्रॉपर चैनलाइजेशन होगा उनके पोटेंशियल का, और उन्हें पता होगा वो क्या चाहते हैं। वो लोगों में एक बड़ा अपना कंट्रोल रखेंगे, उनका नेशनलिस्ट थॉट जो है मिलिटेंट होगा, और वो रेडी टू एक्सप्रेस होंगे, वो बिल्कुल छुपेंगे नहीं, वो डायरेक्ट काम करेंगे। एंड हम देखे जाए कि इसका जो ये मूवमेंट है अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल में सामने बिल्कुल उभर कर आएगा, और कैसे स्वदेशी एजिटेशन शुरू होगा, कैसे बॉयकॉट की डिमांड की जाएगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल और समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा था। सो जो स्वदेशी मूवमेंट था, अगर हम देखें कि इसका जेनेसिस कहाँ है, इसके रूट्स कहाँ है, तो ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट से शुरू होते हैं। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ व्हाट, तो बंगाल का पार्टीशन किया जा रहा था लॉर्ड कर्जन के जरिए। सो उसके खिलाफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाए जा रहे थे भारत भर में, क्योंकि जो हम इंडियंस थे वो इसके खिलाफ थे, वो बंगाल के पार्टीशन के बहुत खिलाफ थे। अब ये जो डिसीजन होगा कि पार्टीशन किया जाए बंगाल का, ये 1903 में लिया जाएगा, और फाइनल पार्टीशन होगा 1905 में। अब आइडिया क्या होगा कि जो बंगाल है आज बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी था उस वक्त, तो उसे तोड़कर दो प्रोविंसेस में बनाया जाए, ठीक है, ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न बंगाल। सो उनका कहना होगा कि जो वेस्टर्न बंगाल होगा बिहार एंड उड़ीसा, और जो ईस्टर्न बंगाल होगा वो होगा आसाम। अब बंगाल में जो कलकत्ता है उनका कैपिटल होगा, वाइल जो ईस्टर्न बंगाल बनाया जाएगा वहां पे ढाका उनका कैपिटल होगा। उन्होंने जो ऑफिशियल रीजन दिया था ब्रिटिशर्स ने कि क्यों बंगाल के दो टुकड़े किए जा रहे हैं, तो दे वुड से टू बिग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दैट मीन ये इतना बड़ा है कि उसका अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। उस वक्त उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 78 मिलियन थी, ठीक है, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया उस वक्त की जो थी वो बंगाल में थी। अब ऑल तो ये कुछ हद तक सही था, इट वॉज टू बिग टू एडमिनिस्टर, बट यहाँ पे उनका जो बेसिक एम था वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, यहाँ पे उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ और थे, ठीक है। उनका जो रियल मोटिव था ये पार्टीशन प्लान का, वो था कि ब्रिटिश डिजायर के बंगाल को वीकन किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि कितने रेवोल्यूशनरी, कितने लीडर्स, कितने इंटेलिजेंसिया सब बंगाल से बिलोंग करते थे। वो एक तरीके का सेंटर बन गया था, एपी सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हमारे जो मूवमेंट्स है वो बंगाल से बहुत जुड़े होते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम बंगालीज को तोड़ दें, उन्हें दो टुकड़ों में बांट दें, तो उससे हमें एक तरीके का एडवांटेज मिल जाएगा, और जो इनका नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसे कमजोर किया जा सकेगा। वो चाहेंगे बंगाल को डिवाइड करना लैंग्वेज के बेसिस पर, जिसकी वजह से बंगाल में बंगालीज को माइनॉरिटी बना दिया जाएगा, और एक प्रपोजल किया जाएगा कि दो हिस्सों में उन्हें बांट दे लैंग्वेज के बेसिस पर, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट होगा डिवीजन का वो होगा रिलीजन। सो ऐसा होगा कि जो वेस्टर्न हाफ होगा वो हिंदू मेजॉरिटी, जो ईस्टर्न हाफ होगा वो मुस्लिम मेजॉरिटी। सो अगेन फर्स्ट दे वुड ट्राई टू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड एक और जो उनका सेकंड पॉइंट होगा डिवीजन का वो होगा रिलीजन। अगर आज हम देखें कि मॉडर्न डे जो बांग्लादेश है वो बनेगा ईस्टर्न बांग्लादेश, और जो बंगाल है आज का हमारा वो था उनके एतबार से वेस्टर्न बंगाल। लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, नेशनलिस्ट भी तैयार नहीं थे, आम जनता भी इसके लिए तैयार नहीं थी। उस वक्त के जो होम सेक्रेटरी होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में राइजली, उनका कहना होगा कि बंगाल जो है एकजुट अगर रहा तो बहुत बड़ी पावर है, इसलिए हम चाहते हैं इसे डिवाइड करना बहुत अलग अलग तरीकों से, और हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है कि इसे स्प्लिट अप कर दिया जाए, इसे तोड़ दिया जाए ताकि ये वीक हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत सॉलिड बॉडी है हमारे रूल के खिलाफ। उनकी होम सेक्रेटरी का ये कहना था, एज वी नो कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट यही थे। अब जो ईस्टर्न बंगाल बनाया जाएगा वहां पे मुस्लिम्स को वू करने की कोशिश की जाएगी, दैट मीन्स उन्हें ये कहने की कोशिश की जाएगी, खुश करने को कहा जाएगा कि ढाका आपका कैपिटल होगा, आप यहाँ पर मेजॉरिटी में रह सकते हैं इस प्रोविंस में, आपकी ऐसी यूनिटी होगी, आपको अपनी ओल्ड ग्लोरी के मुस्लिम डेज वापस मिल जाएंगे। इट वॉज वेरी क्लियर कि यहाँ पर वो मुस्लिम्स को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके माइंडसेट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इवन हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनलिस्ट भी उभरेंगे कांग्रेस की आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए एट दिस टाइम, और जो पूरी सिचुएशन होगी बहुत मेसी होगी विद रिगार्ड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल।
लेट्स सी कि मॉडरेट्स ने इसके खिलाफ कैसा बर्ताव किया। जब एंटी पार्टीशन कैंपेन चल रही थी आईएनसी में, सो कैसे मॉडरेट्स ने उसके खिलाफ काम किया। सो इस वक्त जो लीडरशिप थी वो प्रोवाइड की जाएगी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वीश चंद्रा के जरिए। ठीक है, और यहाँ पे जो मेथड्स अपनाए जाएंगे, हम जानते हैं मॉडरेट्स के मेथड्स क्या होते हैं। वो पिटीशन देंगे गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट के लिए लिखेंगे, वो पब्लिक मीटिंग्स देंगे, वो गवर्नमेंट को मेमोरेंडम देंगे और उनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करेंगे। पैम्फलेट्स बांटे जाएंगे, अखबारों में उनके खिलाफ लिखा जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट अखबार होंगे हिताब्दी, संजीबानी और बंगाली। इन तीनों न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा एंटी कॉलोनियल लिखा जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ जो ब्रिटिशर्स चीज़ें कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, सब कुछ लिखा जाएगा। लेकिन हम जानते हैं ये सारे मॉडरेट्स के तरीक़ेकार हैं। उनका मकसद क्या होगा? दे वुड थिंक कि अगर हम गवर्नमेंट को इन चीज़ों के जरिए प्रेशराइज करेंगे और हम पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक, तो वो इस अपने डिसीजन को वापस ले लेंगे। इग्नोरिंग अ लाउड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द पार्टीशन प्रपोजल। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पब्लिक ओपिनियन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1903 में फैसला किया जाता है दिसंबर में, और हम देखते हैं कि जुलाई 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। हम देखेंगे कि अगस्त 7, 1905 में विद द पैसेज ऑफ द बॉयकॉट रेजोल्यूशन एक मैसिव मीटिंग होल्ड की जाती है कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, और यहाँ से बात की जाती है लॉन्च करने की स्वदेशी मूवमेंट की। हम बात कर रहे हैं आईएनसी की, तो टाउन हॉल में कलकत्ता में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करने की बात कर दी जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लीडर्स होंगे वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ बंगाल में जाएंगे और बॉयकॉट के मैसेजेस को फैलाएंगे। बॉयकॉट मतलब ब्रिटिश गुड्स का, जो फॉरेन गुड्स है उन्हें इस्तेमाल ना किया जाए और स्वदेशी यानी खुद के देश के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल किए जाए। स्पेशली वो लोग बॉयकॉट करने की बात करेंगे मैनचेस्टर के क्लॉथ की और लिवरपूल के सॉल्ट की, कि इन चीज़ों को बॉयकॉट किया जाए, नहीं यूज़ किया जाए। हम देखते हैं अक्टूबर 1905 आते आते जो पार्टीशन था ये फॉर्मली फोर्स में आ चुका था। हम देखते हैं कि देश भर में मोर्निंग का, उदासी का एक दिन मनाया गया। पूरे बंगाल में लोगों ने फास्ट किया, गंगा में स्नान किया और नंगे पैर जो है प्रोसेशन में चलते चले गए। और वहां पर हर कोई गा रहा था वंदे मातरम, जो उस वक्त का एक थीम सॉन्ग बन गया था हमारी आज़ादी का। और एक बहुत फेमस सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला लिखा गया, जो नेशनल एंथम है आज भी मॉडर्न डे बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा अमार सोनार बांग्ला, माय गोल्डन बंगाल। और ये कंपोज ऑफ कोर्स ग्रेट पर्सनालिटी के जरिए किया गया। और उस वक्त की जो जनता थी, जो क्राउड थे, वो मार्च कर रहे थे, सड़कों पर उतर आए थे। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी, एक तरीके का जेस्चर दिखाने को, सिंबल दिखाने को कि जो बंगाल के दो टुकड़े किए गए हैं वो उन्हें नहीं मानते हैं। हम देखते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस वगैरह जो होंगे ये बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग को, क्राउड को एड्रेस करेंगे। और हम देखते हैं कि कुछ घंटों में ही उस वक्त 50,000 रुपए रेज हो जाएंगे ताकि इस मूवमेंट के लिए काम किया जा सके। उस वक्त के लिए 50,000 रुपए बहुत बड़े अमाउंट जो है जमा हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं जो मूवमेंट है ये अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, शुरू तो हुआ बंगाल में, लेकिन देखते ही देखते पूना, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली, मद्रास, हमारे अलग अलग लीडर्स के जरिए भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों में फैल जाता है। इसमें कांग्रेस क्या पोजीशन लेगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया 1905 में, अब जो है बॉयकॉट और स्वदेशी की बात की जा रही है, उसमें कांग्रेस क्या कह रहा है? इस वक्त जो है 1905 में प्रेसिडेंटशिप होगी गोखले की। वो कंडेम करेंगे ऑफ कोर्स पार्टीशन ऑफ बंगाल का, कर्जन की पॉलिसीज को भी कंडेम किया जाएगा। साथ ही साथ वो एंटी पार्टीशन में अपना सपोर्ट देंगे और स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में करने की बात करेंगे। लेकिन उस वक्त जो हमारा यंग ब्रिगेड होगा आईएनसी का, जो हमारे मिलिटेंट नेशनलिस्ट होंगे, जिनके लीडर होंगे तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, यहाँ पे वेरी फेमसली इन्हें कहा जाता है लाल, बाल एंड पाल, दैट इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। जैसे हमने मॉडरेट्स में देखा था 3 P's, वैसे एक्सट्रीमिस्ट में हम देखेंगे लाल, बाल, पाल।
और उन्हीं के साथ में होंगे अरबिंदो घोष। ये सब चाहेंगे कि जो मूवमेंट है सिर्फ बंगाल तक सीमित ना हो, वो चाहेंगे कि ऑल कंट्री, पूरे भारत भर में बॉयकॉट हो, पूरे भारत भर में स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाए। साथ ही साथ वो कहेंगे कि बॉयकॉट जो है सिर्फ फॉरेन गुड्स का नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स सिर्फ मैनचेस्टर के कॉटन का या फिर लिवरपूल के सॉल्ट का नहीं होना चाहिए, बल्कि वो चाहेंगे कि इसे पूरा पॉलिटिकल रंग देकर मास स्ट्रगल करनी चाहिए और हमें स्वराज हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं उस वक्त का जो कांग्रेस होगा उसे डोमिनेट करेंगे मॉडरेट्स, और वो लोग नहीं चाहेंगे इतनी दूर तक जाने में, उनकी जो मेथोडोलॉजी है वो इसकी परमिशन नहीं देगी। वो कहेंगे कि अ बिग स्टेप फॉरवर्ड वाज टेकन। हाँ, वो कलकत्ता में 1906 में हम देखते हैं कि जब अगले साल दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में ये बात डिक्लेयर कर दी जाती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल है सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि है स्वराज। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, 1906 में दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में स्वराज जो है उनका अल्टीमेट गोल डिसाइड कर लिया जाता है। उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं कि जो और कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, उनके तर्ज पर सेल्फ गवर्नमेंट का बात की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट होंगे, इनके बीच में जो मनमुटाव है, जो डिस्प्यूट है, वो देखते देखते बढ़ते चले जाएंगे। वो आइडियोलॉजी, मूवमेंट और टेक्निक हर तौर पर एक दूसरे से अलग होंगे, और इवेंचुअली हम देखते हैं कि सूरत का जो सेशन होगा 1907 में, ये लीड कर जाएगा द वेरी फेमस सूरत स्प्लिट में। 1907 सूरत स्प्लिट, और कांग्रेस जो है दो हिस्सों में बट जाएगा, जो हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और हम ऑल्सो देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप में कैसा होगा, कैसे सूरत स्प्लिट होगा, और क्या होगा कांग्रेस का आगे का रद्द अमल।